जब कभी कोई आपराधिक वारदात हो जाती है तो उसके बाद फिर पुलिस का नजरिया कुछ अलग ही होता है। पुलिस देखती है कि यह आपराधिक वारदात किसी आम आदमी के साथ हुई है या फिर किसी खास आदमी के साथ हुई है। जब कभी कोई आम आदमी के साथ वारदात हो जाती है तो डर की वजह से कई बार थाने भी नहीं पहुंच पाते हैं। पहुंचते हैं तो पुलिस वाले उनके प्रति अच्छा व्यवहार भी नहीं करते हैं, उनकी अच्छी से बातचीत सुनते भी नहीं है। लेकिन मामला यही किसी खास आदमी के साथ हो जाए, खास यानी कि कोई नेता हो, अभिनेता हो, आईएएस अधिकारी हो, आईपीएस अधिकारी हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो, तो फिर पुलिस का नजरिया उनके प्रति अलग हो जाता है और पुलिस उनकी बात को न केवल ईमानदारी से सुनती है, बल्कि पुलिस की कोशिश ये रहती है कि जितनी भी कम से कम समय में इस घटनाक्रम का खुलासा हो सके, उसके लिए पूरी ईमानदारी से, पूरी तत्परता से पुलिस जुट जाती है। और आम आदमी के लिए, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो या फिर छोटी मोटी नौकरी पेशा आदमी हो, वो न्याय के लिए इधर से उधर भटकता रहता है, लेकिन उसको न्याय आसानी से मिल नहीं पाता। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में एक आईएएस अधिकारी की पत्नी का कत्ल हो जाता है और पुलिस तक जब ये सूचना पहुंचती है तो पुलिस ठीक वैसे ही काम कर रही थी जैसे क्या भूसे के ढेर में से कोई सुई को तलाशना होता है, और ठीक ऐसा ही होता है। ये बहुत ही टिपिकल केस था, ब्लाइंड मर्डर था, और इस केस को खोलना पुलिस के लिए इतना आसान नहीं था, चूंकि वो एक खास एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर से जुड़ा हुआ मामला था। इसलिए पुलिस ने महज 72 घंटे के अंदर कातिलों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। फिर पुलिस के लोग वाहवाही करना शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि पुलिस ने कितना अच्छा, बढ़िया काम किया है। काश पुलिस ने जैसे खास व्यक्ति के लिए काम किया वैसे ही आम व्यक्तियों के लिए काम करे तो पुलिस को कोई बुरा ना कहे। आज की कहानी के माध्यम से यही समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पुलिस ने कितनी ईमानदारी से काम किया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। दरअसल लखनऊ की ही एक पॉश कॉलोनी है जिसका नाम है इंदिरा नगर। बात कर रहा हूँ 25 मई 2024 की सुबह लगभग 7 बजे के आसपास इंदिरा नगर के सेक्टर 20 में एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर होते हैं देवेंद्र नाथ। देवेंद्र नाथ रोज डेली उठते हैं, घर से उठने के बाद गोल्फ खेलने के लिए जाते हैं और 25 मई 2024 को भी सुबह 7 बजे के आसपास अपने ड्राइवर से कहते हैं, ड्राइवर गाड़ी निकालता है और घर से निकल जाते हैं गोल्फ खेलने के लिए। गोल्फ खेल के आराम से, इत्मीनान से, जैसे उनका रोजमर्रा का एक टाइम होता है, लगभग 9:30 बजे के आसपास तक लौट आते हैं। घर आते हैं, जैसे ही बैल बजाते हैं तो बैल बजाने के बाद दरवाज़ा खुलता नहीं है, थोड़ा परेशान होते हैं। जैसे ही दरवाजे को नॉक किया, यानी कि अंदर जाने के लिए उस पर हल्का सा धक्का दिया, तो दरवाज़ा खुला हुआ था, यानी कि दरवाज़ा बंद ही नहीं था। अब ये जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर होते हैं देवेंद्र नाथ, ये अपनी पत्नी को आवाज़ लगाते हैं, बार बार कहते हैं कि मोहिनी कहाँ हो तुम। मोहिनी को लगातार आवाज़ लगाई जा रही थी। लगभग 58 साल की उनकी वो पत्नी होती है। जब आवाज़ लगा रहे थे तो कोई रेस्पॉन्स आ नहीं रहा था, इसलिए वो आवाज़ लगाते लगाते पहली मंजिल पर पहुंचते हैं। पहली मंजिल पर रसोई, रसोई के बराबर में एक ड्रेसिंग रूम होता है। उनकी नज़र जब ड्रेसिंग रूम में जाती है तो उसे देखने के बाद उनके होश फाख्ता हो जाते हैं। दरअसल उनकी पत्नी मोहिनी दुबे, जिसकी उम्र 58 साल के आसपास होती है, वो औंधे मुंह जमीन पर पड़ी हुई थी और उनके चारों तरफ ब्लड फैला हुआ था, खून फैला हुआ था। समझ नहीं आ रहा था उसे देखने के बाद। उनकी नज़र पहुंचती है इधर उधर, यानी कि जो घर के अंदर अलमारियां थीं, अलमारी खुली हुई थी, सारा सामान बिखरा हुआ था। बस देखते ही सहज उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि लूटपाट के बाद उनकी पत्नी की हत्या हो गई है। अब वो जोर से चीखने लगते हैं, क्योंकि उनकी चीख सुनने के बाद उनका ड्राइवर होता है रवि, जिनके साथ सुबह गाड़ी लेके जाता है, वो दौड़ता हुआ ऊपर आता है। आने के बाद देखता है अपने मालिक को भी और अपनी मालकिन को भी देखता है। मालकिन मरी हुई पड़ी हुई है, मालिक रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तुरंत ही उसने 112 नंबर पर फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद पुलिस आती है। अब पुलिस कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर और डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम, सर्विलांस टीम, तमाम तरह की टीम आ जाती हैं, बड़े बड़े ऑफिसर आ जाते हैं, क्योंकि एक ऑफिसर से जुड़ा हुआ मामला था और प्रदेश की राजधानी में इतना बड़ा अपराध हो चुका है, तो इसलिए पुलिस के लिए जिम्मेदारी बनती थी कि जितनी जल्दी हो सके इस घटनाक्रम का खुलासा होना चाहिए। अब पुलिस ने जब अपनी मामले इसमें जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो पता चलता है कि जगह जगह सामान फैला हुआ है। लेकिन जब पुलिस ने गौर से देखा तो पुलिस ने देखा क्या कि जो महिला है उसकी लाश पड़ी हुई है, उसके तन, उसके शरीर पर जो गहने थे वो एज इट इज थे, उन पर किसी ने हाथ नहीं लगाया। यानी कि चाहे गले का हो या मंगलसूत्र हो या फिर हाथ में कुछ पहना हो, ये शरीर के अलग अलग हिस्सों में जो भी ज्वेलरी, जेवरात पहने हुए थे, उसने बिल्कुल ठीक वैसे ही थे। उन पर किसी ने कोई हाथ लगाने की कोशिश नहीं की। जबकि उनकी हत्या की जाती है। हत्या में कोई धारदार चीज मारी जाती है जिस पर लगातार वार किए जाते हैं। साथ ही उनके गले में एक दुपट्टा पड़ा हुआ था, उससे अंदाजा लगाया जा रहा था जैसे कि इनका गला दबाया गया हो। अब पुलिस के लिए ये जांच पड़ताल का विषय बन जाता है। कुछ ही देर में मीडिया पहुंच जाती है, मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है
अब पूरे प्रदेश में अब इस घटना की गूंज फैल जाती है कि आखिरकार एक आईएएस अधिकारी की पत्नी का किसने कत्ल किया है, किसने मर्डर किया है। जब पुलिस अलग अलग एंगल से जांच पड़ताल करना शुरू करती है तो इस आईएएस अधिकारी के बारे में पता चलता है कि आईएएस अधिकारी प्रयागराज में कमिश्नर के पद पर भी रह चुके हैं। साथ ही रायबरेली हो या कई अन्य जिले हों, वहां पर ये डीएम साहब भी रहे थे। अब इनके डीएम साहब की, कमिश्नर साहब की पत्नी का मर्डर हो जाता है। तो उन्होंने, जब पुलिस वालों ने और जांच पड़ताल करनी शुरू की, परिवार के लोगों से पूछताछ करनी शुरू की, तो पता चलता है कि ये इनकी दूसरी पत्नी थी। दरअसल इनकी पहली पत्नी, जिनका नाम मीना होता है, मीना की साल 2004 में मृत्यु हो जाती है और उनको 2 बच्चे होते हैं। एक बेटे का नाम प्रांजल होता है, जो कि अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ नोएडा में रहते हैं। साथ ही इनका दूसरा बेटा होता है जिसका नाम प्रतीक होता है। और पत्नी के मरने के 2 साल के बाद, साल 2005 या 7 या 6 के आसपास की बात है, इन्होंने एक महिला से शादी कर लेते हैं। वो महिला जो कि एनजीओ चलाया करती थी, जो कि सोशल वर्क किया करती थी, जिसका नाम मोहिनी दुबे होता है। इस शादी से, यानी कि इस दूसरी शादी से, जो दोनों बेटे होते हैं वो खुश नहीं होते हैं और वो अपनी अपनी जगह पर थे। अब इसी बीच में पुलिस ने इस मामले की पड़ताल करना जब शुरू किया है तो उनसे कोशिश की कि उनसे पूछताछ की जाए, लेकिन दोनों बेटे बाहर थे और वो दोनों बेटे एकदम से नहीं पहुंचते हैं। तो पुलिस का शक और ज्यादा गहरा जाता है कि आखिरकार क्या वजह है। मोहिनी दुबे का अपनी कोई औलाद नहीं थी और ये दिल्ली में एक पॉश कॉलोनी में अपने पति के साथ रह रही थी और कई साल से अपना आराम से ठीक ठाक रह रहे थे, लेकिन कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। पुलिस ने और जांच पड़ताल करना शुरू किया तो जो भी अलमारियों में रखा हुआ ज्वेलरी थी, जेवर था, वो तो गायब था ही। साथ ही घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उसका डीवीआर भी गायब था। अब उससे पुलिस ने थोड़ा सा अंदाजा लगाया कि घर में ही कातिल छुपा हुआ है, कोई भी हो लेकिन घर में ही कातिल है। अब पहला ही प्राइम सस्पेक्ट जो होते हैं वो सौतेले बेटे होते हैं। पुलिस ने उनसे पूछताछ करने की कोशिश की और वहां से पुलिस को कोई सफलता मिल नहीं पाती है। आखिरकार पुलिस करे तो क्या करे। साथ ही पुलिस ने जो आसपास में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे थे, उन सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पता करने की कोशिश की तो पता चलता है कि जैसे ही आईएएस ऑफिसर देवेंद्र नाथ घर से निकलते हैं गोल्फ खेलने के लिए, तो उनके ठीक जाने के लगभग 12 या 13 मिनट के बाद दूध देने के लिए आता है और दूध देकर वो चला जाता है। जैसे वो जाता है, एक नीले रंग की स्कूटरी पर सवार होकर 2 व्यक्ति आते हैं जिनके चेहरे ढके हुए थे, जिनको पहचान पाना मुश्किल हो रहा था। अब उन्हीं में से कोई जाते हैं, लगभग 9:30 बजे के आसपास से, उससे पहले ये आराम से निकल जाते हैं हत्याकांड को अंजाम देकर। और पुलिस ने बस इनकी जांच पड़ताल करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को कुछ सफलता मिलती नहीं है। अब पुलिस के लिए सिर्फ एक ही सुराग था और वो सुराग था स्कूटी नीले कलर की। अब एक शहर के अंदर हजारों की संख्या में स्कूटी हो सकती हैं, आखिरकार कैसे ढूंढें उसे। तो पुलिस ने जो एक टीम घोषित करने, 3 टीम बनाई जाती हैं, लगभग 40 के आसपास पुलिसकर्मी उसमें लगाए जाते हैं। कई बड़े अधिकारी भी लगाए जाते हैं, कई सूझबूझ वाले ऑफिसर भी इसमें लगाए जाते हैं, यही सोचकर कि जितनी जल्दी हो सके इस घटनाक्रम का खुलासा हो जाए। अब पुलिस ने अलग अलग जो जनपदों के अधिकारी थे वो भी सम्मिलित कर लिए और पुलिस ने कोशिश की कि जितनी जल्दी हो सके खुलासा किया जाए। इसके लिए सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाने लगे। लगभग 500 सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। स्कूटर पे जो सवार होते हैं उनमें से ही जो पीछे बैठा हुआ एक व्यक्ति होता है, उसने कुछ दूर चलने के बाद, कई किलोमीटर निकलने के बाद, वो अपना जो हेलमेट था उसको उतार देता है और आराम से वो चलने लगता है। तो यहाँ से पुलिस को थोड़ा सा कुछ रास्ता मिलता है कि उसकी शक्ल दिखाई जाती है, लेकिन उसकी शक्ल का कोई व्यक्ति मिल नहीं रहा था। अब पुलिस के पास वो स्कूटी बची थी। पुलिस ने इस कंपनी से संपर्क स्थापित किया और कहा कि आपकी कंपनी की लगभग लखनऊ शहर के अंदर कितनी स्कूटियां हैं या आसपास में कितनी स्कूटियां हैं। तो 1060 स्कूटियां लखनऊ शहर के अंदर संचालित पाई गई हैं। पुलिस ने अब 1060 स्कूटी वालों के पते निकाले, उनके मालिकों के नाम निकाले और पुलिस ने जब हर किसी व्यक्ति के घर में भेजना शुरू किया, ऐसे करते करते पुलिस को 3 स्कूटी मालिक मिलते हैं जिन पर थोड़ा शक होता है। 3 में से एक व्यक्ति होता है जो कैंट के इलाके में लगता है, घोसियाना एक जगह होती है, वहां का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, रंजीत इसका नाम होता है। पुलिस जब उसके घर जाती है वो तो घर पे मिलता नहीं, उसका भाई मिलता है। जो उसके भाई से पता किया जाता है और पुलिस अचानक से उसके घर पहुंचती है तो रंजीत का जो भाई होता है वो पुलिस को देख के भागने लगता है। पता चलता है कि उसने चोरी वोरी कर रखी थी, इसलिए वो पुलिस को देख के भाग रहा था। लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ा, उससे पूछताछ की तो उसने कहा जी मेरा इस घटनाक्रम में कोई मामला नहीं है, आप चाहो तो मेरे भाई से बात कर सकते हो। अब रंजीत के पास पुलिस पहुंचती है, रंजीत से बातचीत करने की कोशिश करती है तो रंजीत को देखते ही पुलिस के होश फाख्ता इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उसने ही तो जो अपना हेलमेट था उतारा था और हेलमेट वाले जो बिना हेलमेट वाला व्यक्ति था उससे शक्ल मैच कर जाती है। दाढ़ी बड़ी हुई थी, बाल बड़े हुए थे, इसलिए उसने अपने बाल अपना हुलिया बिल्कुल वैसा का वैसे ही रखा। पुलिस उसे अपने थाने लेके आती है। साथ ही जो उसका मोबाइल था उसकी
सीडीआर निकलवाई जाती है तो पता चलता है कि घटना के दौरान वो अपने घर पे ही था, लेकिन ये रास्ते में है। अब उसने मोबाइल अपने घर पे छोड़ा हुआ है, ये रास्ते में क्या कर रहा था। पुलिस ने जब उसकी सीडीआर निकलवाई तो सीडीआर निकलवाने के बाद अब पुलिस को थोड़ा सा चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल पुलिस ने इस स्कूटी की तलाश कुछ ऐसे की थी, जितने भी 1060 स्कूटियां थी, उन 1060 स्कूटियों के जो नंबर थे वो नंबर मिलान कर रहे थे। जो ये स्कूटी आई थी इसने आगे का भी नंबर प्लेट और पीछे के भी नंबर प्लेट जो थी उसने उसको मोड़ा हुआ था। अब कुछ अंक दिखाई दे रहे थे, कुछ नहीं दिखाई दे रहे थे, इसलिए पुलिस को 1060 स्कूटियों में से तलाश करना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि कई बार जो नंबर लिखे होते हैं तो उसमें AW या VW या कुछ जो उस जगह का, जैसे UP 32, उसके आगे जो भी संख्या रही होगी उसमें से एक आध अक्षर पुलिस को पहचानने में आ गया होगा। इसलिए उन नीली स्कूटियों में से एक स्कूटी को आराम से ढूंढ लिया और जब उसकी सीडीआर निकलवाया तो उसकी बातचीत हो रही थी एक अखिलेश यादव नाम के एक व्यक्ति से, और वो अखिलेश यादव वो ड्राइवर का काम किया करता था। पता चलता है कि वो ड्राइवर तो 13 साल से इसी IAS ऑफिसर के घर में काम कर रहा था। अब जब IAS ऑफिसर घर में काम कर रहा था तो पुलिस ने जब उसकी तलाश करना शुरू किया है तो कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस उसको ढूंढ लेती है। अब ढूंढने के बाद उससे जब पूछताछ करती है तब जाकर वो चौंकाने वाली बात सामने रखता है। दरअसल जब उसे पूछा जाता है तो अखिलेश यादव का ही सगा भाई रवि यादव, वो उस दिन इस IAS ऑफिसर को लेके गया हुआ था, उसे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो दरअसल उससे बताता है कि वो इसने इस घटनाक्रम को इसलिए अंजाम दिया था क्योंकि पिछले 4-5 महीने पहले उसकी शादी हुई थी और उसे उम्मीद थी कि इस घर से लगभग 4 या 5 लाख रुपए के आसपास मिलेंगे, लेकिन उस अधिकारी ने कुल 21,000 रुपए दिए। तो इस बात को लेकर वो थोड़ा गुस्से में था, लेकिन ये गुस्से में था इसलिए कर भी क्या पाता। अभी इस घटना से ठीक 15 दिन पहले ये IAS ऑफिसर की जो पत्नी होती है इसे कहीं जाना था। उसने अपने जितने भी घर के अंदर जो जेवरात थे वो निकाल के अपने बेड पे रखे हुए थे और उन जेवरात की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास, और उसमें कुछ ऐसे देशी करेंसी भी विदेशी करेंसी भी थी। तभी मौका देखते उसने सोचा कि क्यों ना इस घर में अगर लूटपाट को अंजाम दिया जाए तो शायद वो करोड़पति हो सकता है, उसके ऊपर जो 2.5-3 लाख रुपए कर्जा है वो भी खत्म हो सकता है। वो अपने दोस्त रंजीत से बातचीत करता है, रंजीत से कहता है कि भाई या एक घर है उसमें इस तरह की घटना को अंजाम देना है। रंजीत तैयार हो जाता है क्योंकि वो भी कर्जे में था। अब अखिलेश भी इस घर में काम करता है पिछले 13 साल से, उसका भाई भी काम करता है। हालांकि 1-2 नौकर और थे, लेकिन उस दिन जिस दिन घटना हुई थी वो नौकर घर पे मौजूद नहीं थे। अब अखिलेश और रंजीत दोनों आते हैं क्योंकि रवि जो इस IAS ऑफिसर को ले गया था उसने इशारा कर दिया था कि मैं इस वक्त निकलूंगा और तुम आराम से आ जाना। दूधिया के जाने का इंतजार करते हैं, घर के अंदर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने से पहले वो बैल दबाते हैं। मालकिन मोहनी दुबे बाहर आती हैं, झांक के देखती हैं सामने की अखिलेश हैं। अखिलेश क्या बात है, कैसे आना हुआ? वो कहता है कि मेरा एक दोस्त है रंजीत है उसका नाम, उसको नौकरी की जरूरत है, मैडम आप उसकी मदद कर सकती हैं क्या? वो कहती है कोई बात नहीं, उसे अंदर बुला लो, आराम से बैठो, चाय पियो, उसके बाद बात करते हैं। जैसे ही वो दोनों अंदर जाते हैं उस मालकिन के पैर छूने के लिए जब झुकते हैं और उसके बाद जब खड़े होते हैं तो उस मालकिन को खड़े होते ही वो पेचकस से वार कर देते हैं और एक के बाद एक लगातार वार पे वार कर रहे थे और वार करते करते उन्होंने उस महिला की वही मौके पे ही हत्या कर दी। हालांकि वो पेचकस से ही मर जाती है, लेकिन इत्मीनान करने के लिए उसके गले में दुपट्टा डाला जाता है और दुपट्टे को तब तक खींचा जाता है जब तक उस महिला की मौत नहीं हो जाती है। अब इसके बाद घर में कोई आने वाला तो था नहीं, वो अलग अलग अलमारियों में जाते हैं, वहां जितना भी जेवर रखा हुआ था या नकदी रखी हुई थी, जो भी सामान रखा हुआ था उन्होंने वो वहां से उठा लिया। उठाने के बाद अपना सामान समेटा। सामान समेटने के बाद उन्हें लगता है कि क्योंकि वो तो घर के अंदर आता जाता है, इसलिए ऐसा ना हो कि पुलिस जांच पड़ताल कर ले, उसके फिंगरप्रिंट इसके अंदर ना पाए जाएं, इसलिए जहां जहां भी जिस जिस जगह पर वो गए थे इस हत्याकांड के दौरान वाकायदा उस बाथरूम में उस जगह को ले उन सामानों को ले जाके धुलाई कर देते हैं ताकि कोई फिंगरप्रिंट ना मिल जाए। महिला के शरीर को भी नहलाया जाता है, साफ किया जाता है ताकि उसके शरीर से भी फिंगरप्रिंट जा सकें। अब फोरेंसिक टीम हो या फिर डॉग स्क्वाड हो, वो फेल हो जाती है, उससे कुछ सफलता मिल ही नहीं पाती क्योंकि जो भी जगह थी वो सब साफ हो चुकी थी। कातिल ने बिल्कुल अपने रास्ता क्लियर कर दिया था। और जैसे ही ये IAS ऑफिसर घर पहुंचता है, उसका जो नौकर था घर पहुंचता है, अब वो अपनी आंखों से उस दृश्य को देखता है तो सबसे पहले वो नौकर रवि अपने ही सगे भाई अखिलेश को फोन करता है। अखिलेश को जैसे सूचना मिलती है तुरंत आता है और मालकिन को देखने के बाद दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर देता है। जब रो रहा था तो पुलिस वाले पूछ रहे थे कि ये इतना क्यों रो रहा है। तब ये IAS ऑफिसर ने कहा कि ये इसलिए रो रहा है क्योंकि इसका घर बनवाने में, इसकी शादी में या फिर कोई परेशानी होती है उसमें ये जो उसकी पत्नी है उसकी मदद क्या करती थी। जब जब उसे पैसे की जरूरत होती थी तब तब पत्नी मदद क्या करती थी। और वो जो रो रहा था तो उसे माँ कह के रो रहा था कि माँ ये तुम्हारे साथ क्या हो गया। इसलिए पुलिस को उस पर शक ही नहीं गया।
वो पोस्टमार्टम में हाउस में भी साथ था, वो अंतिम संस्कार में भी साथ था, वो जो अस्थियां विसर्जित होती हैं उसमें भी साथ था। हर वक्त वो साथ था कातिल, और कातिल के को लेकर पुलिस का कोई शक ही नहीं हुआ। अगर वो स्कूटी नहीं पकड़ी जाती तो शायद इतनी जल्दी इस केस का खुलासा नहीं होता। पुलिस ने इनसे सारा सामान भी बरामद कर लिया, और सामान बरामद करने के बाद पता चला कि लगभग 1 करोड़ रुपए के जो जेवरात थे वो इन्होंने हासिल कर ही लिए थे। जब इनसे पूछा गया कि तुमने जो शरीर पर जो जेवरात थे, जो चाहे वो मंगलसूत्र हो या कोई और सोना हो या और चांदी हो, तो तुमने उस लाश पे से क्यों नहीं उतारा? उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगा कि शायद हमने पर्याप्त मात्रा में जो भी ज्वेलरी थी वो निकाल ली है, इस ज्वेलरी पे हमारा ध्यान ही नहीं गया, जबकि उस ज्वेलरी के तो वो सबसे ज्यादा करीब थे। इस घटनाक्रम को आसानी से अंजाम देते हैं, और इसमें 3 लोगों की मिलीभगत होती है। इसमें अखिलेश होता है, उसका दोस्त रंजीत होता है जो कि उसी के इलाके का रहने वाला होता है, और उसका सगा भाई जो घर में ही था लेकिन वहां से रैकी कर रहा था। पुलिस ने महज 72 घंटे में ही इस घटनाक्रम का खुलासा किया, और जब कातिल इस घटनाक्रम को अंजाम देकर यहाँ से निकलते हैं तो G20 मार्ग से वो निकलते हैं। उसके बाद अहिमा मार्ग से जाते हैं, अहिमा मार्ग चौराहे से होते हुए कैंट की तरफ निकलते हैं। रास्ते में इकाना एक जगह पड़ती है, इकाना के पुल से जो भी उनके पास हथियार थे, जो भी लेके आए थे, वो सब उसमें डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फेंक देते हैं ताकि पकड़े ना जाएं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि कातिल चाहे कितना भी शातिर किस्म का क्यों ना हो, लेकिन जब पुलिस अपने से पे आ जाए तो कातिल हर हाल में पकड़ा जाता है, भले चाहे थोड़ा सा वक्त लग जाए। और इस कहानी में भी कुछ ऐसे ही होता है, क्योंकि ये खास आदमी एक बड़े आदमी से जुड़ा हुआ मामला था, और इसलिए पुलिस ने इस मामले में इतनी तत्परता दिखाई कि कातिलों को 72 घंटे में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया, और देख लेना भविष्य में इनको बड़ी से बड़ी सजा भी हो जाएगी, क्योंकि मामला बड़े अधिकारी से जुड़ा हुआ जो है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और आज जाते जाते पलक नाज हैं, जलेसर की रहने वाली हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें उमराव सिंह राठौर, जवाहिर हुसैन, चांदनी गुप्ता, यशपाल सिंह, अकील अहमद, रामकिशोर, देवानंद महतो, विकास दीक्षित, दुर्वेश यादव, सत्यम कुमार, सुनील भारती, उमेश कुमार, आफ्ताब शेख, सचिन शर्मा। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।